हेलो, नमस्कार। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी का अपने नीरज स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और वीवीआई क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि सीधे सीधे यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पीडीएफ के माध्यम से कराया जाएगा उस क्वेश्चंस को आप कर ले, क्योंकि सभी क्वेश्चन या वीवीआई रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील करें और वीवीआई क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं तो उससे बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग का क्वेश्चन रहने वाला है कि आवेश किसे कहते हैं और इसके गुण को लिखें। सीधे सीधे 2 नंबर में पूछ देता है। तो अगर बात करें तो आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिससे किसी विद्युत वस्तु में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होता है। और इसे Q से हम सूचित करते हैं। और इसे हम किससे सूचित करते हैं? Q से सूचित करते हैं, जिसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से हम करा देते हैं। इसको हम किससे सूचित करते हैं? Q/T से। इसको हम सूचित करते हैं Q बराबर I/T, आवेश। ठीक है, और आवेश का जो मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, और आवेश की यदि बात करें तो आवेश जो होता है किसी भी वस्तु का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और आवेश के कारण ही वस्तुएं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, यानी अर्थात आप सीधे सीधे कह सकते हैं आवेश जो होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से किसी भी वस्तु पर क्या आ जाते हैं? आवेश चलाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो आवेश के पहला गुण अगर बात करें तो आपको सबको मालूम है ये समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे पे प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं और असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे पे आकर्षण का बल लगाते हैं। अगर अगर आप भूल जा रहे हो तो दो दो मतलब प्रॉपर्टी तो आप यहीं से लिख सकते हैं। एगो समान जो, यानी कि मान लो प्लस है और इधर भी प्लस है, तो दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का, एक दूसरे से दूर भागना चाहे। ठीक है, वैसे ही यदि बात करें तो दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें चार्ज की, तो दूसरे चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी? आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हो। ये भी अलग से भी पूछ देता है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हो। तो आवेश का क्वांटमीकरण का यहाँ पे अर्थ होता है कि जो कुल चार्ज होता है ना संरक्षित रहता है। आवेश का हर एक मान सब, जैसे अगर बोले कि एक विद्यार्थी आओ, ठीक है, क्लास से 2 विद्यार्थी उठ के आओ, 3 आओ, 4 आओ, लेकिन अगर वो वही बोले कि 1.5 विद्यार्थी क्लास में खड़ा हो जाओ, तो ये समझ पा रहे हो, तो यह अच्छी बात नहीं है और ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस चीज़ को यही होता है, यानी कि आवेश का अगर वहीं बोलें कि 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि 3.5 बोले, 2.5 बोले, ऐसे औने पौने नहीं होता है। तो वही बात है। तो इस हर एक मान संबंधित, तो आप लोग ज़्यादा लिखने के आवेश का क्वांटमीकरण ना थोड़ा सा इसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसे Q बराबर यानी कि मान लीजिए कि आपको कितने भी इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकालना हो तो आप इस फार्मूला के मदद से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोग का रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवेश आयतन घनत्व को परिभाषित करे और सभी का SI मात्रक लिखे। और यह इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या ही बोला जाए, क्योंकि कभी भी कोई सा भी मतलब ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो आपका अपन लोग का बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि हम आवेश घनत्व के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रति इकाई आयतन में आवेश का बंटवारा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसे हम किससे सूचित करते हैं? रो से सूचित करते हैं,
इसका एस आई मात्रक जो होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। अर्थात इस चीज़ को देखिए आयतन आवेश घनत्व का, या जैसे आवेश का जो अगर बात करें आवेश घनत्व जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं, हालांकि पीडीएफ में छूट गया है, फिर भी हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आवेश जो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। और जो दूसरा होता है, अगर दूसरे की बात करें हम तो जो दूसरा होता है, 1 मिनट इसको रिमूव कर दिया जाए, दूसरा होता है। और दूसरा जो होता है सतहीय आवेश घनत्व, सतहीय आवेश घनत्व, ठीक है, जिसको एरियल चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। और तीसरा होता है, तो यानी कि हम तीनों को बांटते हैं। अगर तीनों के बांटने का प्रयास करें तो आप ऐसे बांट सकते हो, 3 गो होगा, रेखीय आवेश घनत्व, सतहीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। चूँकि परिभाषा में था कि आयतन आवेश घनत्व का दे, तो अगर वहीं अगर पूछ देगा रेखीय चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो इसके लिए आप हो जाएगा आपका फॉर्मूला। यानी आवेश को बोला है रेखा पे बांटने के लिए, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, लंबाई। और तो ये रेखीय आवेश घनत्व का हो जाएगा। यदि कि किसी आवेश का बंटवारा आप इसको कैसे, किसी आवेश का बंटवारा किसी रेखा पे हो जाती है तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। और चार्ज का मात्रक क्या होता है, चार्ज का मात्रक होता है कूलम्ब। अब बट्टा ही क्या हो जाएगा, लंबाई है, तो लंबाई कूलम्ब प्रति मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, तो रेखीय आवेश घनत्व का हो जाएगा। फिर यदि बात करें दूसरा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे पूछ जाएगा सतहीय आवेश घनत्व। ठीक है, सतहीय आवेश घनत्व का अर्थ हुआ कि एक आवेश का बंटवारा एक सतह पे कर देना, यानी एरिया पे कर देना है। तो यहाँ से आपका फार्मूला यानी कि मात्रक क्या बन के निकल जाएगा, चार्ज का क्या होता है मात्रक जी, तो आवेश का होता है कूलम्ब, एरिया का क्या होता है मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर कौन सी सतहीय आवेश या एरियल चार्ज डेंसिटी का हो जाएगा। अगर वहीं बात करें हम क्या चीज़ का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, यानी कि आवेश को बांट देना है किस पे, आवेश का बंटवारा किस पे कर देना है, एक आयतन पर कर देना है। तो फिर उसका हम अगर ऐसे लिखना होगा, हमको मात्रक लिखना होगा दोनों का, तो कैसे लिख देंगे, तो चार्ज का होता है कूलम्ब और आपका आयतन का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा तीनों का मात्रक। यहाँ से आप तीनों क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वही बात है, वही परिभाषा है जो आपको बोला गया। तो चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को हम डील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि आपसे क्या पूछ दिया यहाँ पे, कि कह रहा है कि आयतन आवेश घनत्व होता है, कह रहा है प्रति इकाई आयतन में आवेशों के बंटवारा को ही हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है कूलम्ब प्रति मीटर क्यू हो जाता है। यानी पहले ही आपको बताए थे कि जो इसे रो से सूचित किया जाएगा, और क्यू आवेश का बंटवारा किस पे होगा, आयतन में, आयतन से भाग दे देंगे। और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब, और आयतन का क्या होता है मीटर स्क्वायर, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, तो कौन सी का, आयतन आवेश घनत्व का। ठीक है, नेक्स्ट VVI 4 नंबर VVI क्वेश्चन पे यदि हम बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधे सीधे यह क्वेश्चन आता है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए ये देखिए, ऐसा आप यदि पढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रिलेट करके नहीं पढ़ो तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इसको रिलेट करके हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि पहले पढ़ लेते हैं, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर आवेश को रखते हैं तो उस बिंदु पर आकर्षण अथवा विकर्षण का बल अनुभव करता है, उसे ही हम क्या चीज़ कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जिसे बोला जाता है। और इसे हम ई वेक्टर से सूचित कर, चूँकि यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, इसीलिए हम ई वेक्टर से सूचित करते हैं। और यह एक सदिश राशि होता है जैसा हमने पहले ही बताया। ठीक है, जिसका SI मात्रक की बात करें, जिसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है। और यहाँ से अगर बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q, या जो हो गया फोर्स बाई Q, यानी कि बल बट्टा आवेश किसका फार्मूला हो जाता है, किसका हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है फोर्स बाई
आवेश, ठीक है, यानी कि फोर्स बाई चार्ज। और ऊपर क्या होता है, तो मान लीजिए फोर्स होता है न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। चलिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझाते हैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई प्लस चार्ज रख दीजिए, ठीक है, तो इस प्लस चार्ज की वजह से चार्ज किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकलती है, आउटवर्ड डायरेक्शन की आई। तो एक चीज़ बताओ, हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए या कोई भी लेके आओ ना भाई साहब, तुम जैसे मान लो अगर तुम यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो पॉइंट यहाँ पे बना रहे हैं, इस पॉइंट पे हम कोई चार्ज लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर हम प्लस चार्ज लेके आए होंगे तो यह कैसा बल अनुभव करेगा। अगर आप भाई साहब आप प्लस बल लेके आइएगा तो ई चार्ज जो हम इस चार्ज को रखे हुए हैं, ठीक है, जो इस चार्ज को हम रखे हुए हैं, हम इस मान लीजिए समझने पर करिए कि यहाँ पे हमने क्या लेके आया, टेस्ट चार्ज लेके आया, सॉरी एक चार्ज रख दिया, और यह यूनिट डायरेक्शन की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ, इससे क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर क्या किया कि दूसरे साइड से हमने यहाँ से कोई चार्ज ला कर रख दिया, ठीक है। तो अब बताइए ई भी प्लस, अभी इसका भी नेचर प्लस, तो दोनों एक दूसरे पे क्या चीज़ का बल लगाएगा, कौन जी का, तो हाँ, तो वही बात, तो यानी कि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो एक दूसरे पे प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, ठीक है, रिपल्टिव फोर्स एक्ट करेगा दोनों के बीच। तो वही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे कि यदि आपने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, इसके वजह से इधर आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, और आपने यहाँ पे कोई लाके चार्ज रख दिया या माइनस रखिएगा तो ई माइनस ई प्लस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। अगर वहीं दोनों का नेचर सेम हो गया तो कौन सी का, विकर्षण का बल काम करेगा। इसी कितना मजबूती से, अर्थात इस बात का इसे समझिए कितना मजबूती से आकर्षण अथवा विकर्षण का बल अनुभव कर रही चार्ज, कितना किस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे, कितना मजबूती से अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स काम कर रहा है। उसी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर। दोनों पूछ देता है कि न्यूटन पर कूलम्ब किसके बराबर होता है, चाहे वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, चाहे उससे ऐसे भी कह सकते हैं कि उससे क्या समझते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या किया कि आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। किसी भी विलगित आवेश के कुल आवेश संरक्षित रहता है, इसके बारे में मत करो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हो। देखिए आप थोड़ा सा पहले ही बेसिक बातें बता दें कि कुल आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डैट मीन कि आवेश को ना ही बना सकते हैं आप, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही मिटा सकते हैं, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों को, यानी कि कुल आवेश को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता, और यही होता है आवेश संरक्षण। केवल हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डैट मीन कि आप अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे अगर 10 कूलम 10 कूलम चार्ज है, तो इस अगर हम क्या कर दिए कि यहाँ से इन दोनों को टच कराएं, तो ये क्या करेगा कि मान लीजिए पहले इस पर कितना कूलम था, 10 कूलम चार्ज था, तो फिर टच कराने से क्या हो गया, तो इस पे होगा क्या कि इस पे अगर 5 कूलम चला है तो इस पे 5 हो गया, तो कुल आवेश अभी भी तो 10 ही कूलम है। तो वही होता है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। तो वहीं आपके PDF में लिखा हुआ है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और यही होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत। अब आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड, विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं क्यों नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है, क्या यह समविभवी स्वतः एक दूसरे को काटती है। तो हाँ, चलिए इस क्वेश्चन पे हम पहले इसको बेस बता दें कि देखिए अगर कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पे क्यों नहीं काटती है, तो एकदम नहीं काटेगी। क्यों काटेगी भाई साहब, अब मान लीजिए इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और कहाँ जाती है, माइनस की तरफ। अगर यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट दे, तो यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे काटी विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
ठीक है। तो यहाँ पे अब इस बिंदु का स्पेसिफिक इस बिंदु की बात करें तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे बता रही है, इसकी डायरेक्शन इधर भी बता रही है। तो एक ही बिंदु के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसीलिए एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को, और समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ है, आप इसको डेफिनेटली बना के आइएगा इस क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ रहा है आपसे तो चलिए वही कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है तो वहाँ दो दिशाएं हो जाती है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। असंविभव सतह एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी कि आपको पहले ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, अर्थात इस बात का यह अर्थ हुआ कि एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु के दो दिशा हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या लिखना है, यहाँ पे हमको गुण लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। तो भाई क्या दिखाते हैं, पहली नंबर तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी को दिखती है जी, तो नहीं दिखती है तो क्या हो जाएगी। पहली देखिए इधर सेकेंड ऑप्शन पढ़ लीजिए कि यह काल्पनिक रेखा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक होती है। और पहला नंबर गुण क्या लिखा है कि यह क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट है, ए यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, यानी कि ए बी सी डी फिर ए तक चलाइएगा तो ये क्लोज लूप होता है, जहाँ से चले वहीं पे चलाइएगा तो क्लोज लूप कहा जाता है। हालांकि ये सब प्रैक्टिकली इसमें संभव नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक की सिरावर की जात खत्म होते हुए प्रतीत हो जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। यानी यह क्या कह रहा है कि धनात्मक से निकलता है नेगेटिव चार्ज की ओर क्या हो जाता है, जाते हुए खत्म हो जाता है। पॉजिटिव से निकल कर कहाँ खत्म हो जाता है, नेगेटिव की तरफ खत्म हो जाता है। चलिए तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक सिरे से निकलकर ऋणात्मक खत्म हो जाती है, तो पढ़वे किए थे। फिर आइए ऐसे आप 2 नंबर के पूछे जाते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यूनी डायरेक्शन होता है, आउटवार्ड डायरेक्शन क्यों होता है किसी सिंगल आवेश के लिए जो धनात्मक हो, तो उन सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कह रहा है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, आप यहाँ पे इसको हम बाई फार्मूला याद करा देते हैं। जैसे मान लीजिए विद्युत फ्लक्स को हम किससे सूचित करते हैं, फाई ए से सूचित करते हैं, किससे, फाई ए से। तो यानी कि देखो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, एक मिनट हम इसका फार्मूला होता है फाई ए का, यह फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम देखिए इतना आसानी से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया, तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणज होता है, ठीक है। तो इसको यहीं से परिभाषा बना सकते हो कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स जो होता है चुंबकीय क्षेत्र और सतहीय क्षेत्रफल का कौन गुणज है, कौन गुणा हुआ है, अदिश ना, तो अदिश गुणज होता है, जो यह दर्शाता है कि किसी विद्युत क्षेत्र कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद परिपथ से कितना गुजरा हुआ है, अर्थात कितना परपेंडिकुलर। तो चलिए इसको पढ़ते सीधे सीधे बात करें तो यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता और सतहीय क्षेत्रफल का अदिश गुणज होता है, जो दर्शाता है कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत गुजरी है। यही क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स होता है। इसे किस फाई से सूचित किया जाता है, यह एक अदिश राशि होता है, ठीक है। यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, याद रखिएगा। चलिए आपको एक टेक्निक बताते हैं कि आपको कोई फ्लक्स आपको बोर्ड 12th बोर्ड में अगर फ्लक्स किसी भी फ्लक्स दिख जाए, चाहे वो चुंबकीय फ्लक्स हो विद्युतीय फ्लक्स हो, वो दोनों अदिश राशि होता है, जिसमें फ्लक्स जुड़ जाएगा वो अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वही बात है, तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होता है, यह विद्युत क्षेत्र फल और सतहीय एरियल का कौन गुणा होता है, अदिश गुणज होता है, जो दर्शाता है कि किसी सतह के लंबवत कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहे, ठीक है। गोलाकार वस्तु का, हाँ, जबकि इसमें एक और फार्मूला हो जाता है कि गोलाकार वस्तु के लिए
क्यू का मान यानी कि फाई का मान क्या हो जाता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, जो कि गॉस परिमेय में आप पढ़े होंगे कि किसी भी गोलाकार वस्तु के लिए किसका किसका मान विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है क्या हो जाता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉस का परिमेय को सिद्ध करें और लिखें, तो कोई बात नहीं। चलिए हम गॉस का परिमेय आपको हम थोड़ा सा इस पे PDF पे समझाने का प्रयास करते हैं। तो गॉस का परिमेय आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जैसे गॉस परिमेय होता है ना, ये केवल क्लोज लूप मतलब एक बंद बॉडी के लिए लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कराते हैं। जैसे मान लो गॉस का परिमेय बंद, देखिए तो गॉस परिमेय से हमें क्या मालूम चलता है कि किसी, मान लीजिए बंद बॉडी हो गया। ठीक है, बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कुल चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखिए कितना आसान है। फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कुल चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। कितना आसान है, यही चीज़ लिख दीजिएगा। और ये भी गॉस परिमेय से भी हम विद्युत फ्लक्स ही निकालते हैं, तो वही चीज़ हम आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पहले वाला था वो क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से आगे रिपीट हो गया, उस समय नहीं बता पाए थे, तो चलिए इसको बताते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन एराइज हो गया है, उसको आप लोग अपना से देख लीजिएगा, फिर बाद में देखते हैं PDF में होता है तो करा देते हैं। चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। अब कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे का गुण लिखे, जो कि अभी करा दिया हमने, तो ये थोड़ा सा 2 बार PDF हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सब करा दिया हमने। चलिए भाई साहब। अच्छा ये क्या हो गया जी, हाँ ठीक है हाँ, वही विद्युत फ्लक्स से आया था। चलिए कोई बात नहीं। जो गॉस परिमेय है ना, गॉस परिमेय वो जो गॉस परिमेय बताए थे तो वही है, तो उसी को हम लेके आगे बढ़ जाते हैं वहीं से। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कुल चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाता है। ठीक है, और इसे किससे सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। और इसे फाई जो क्या होता है, आपको पढ़ाएं तो इसको देखिए सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ाया गया था जो कि आप गॉस परिमेय से इसको सिद्ध करना है, तो कैसे आप सिद्ध करिएगा। चलिए इसको आप कैसे सिद्ध करिएगा, तो आपको एक ही फार्मूला मालूम है, पुराना वाला फार्मूला ए कॉस थीटा वाला। तो ए से कॉस थीटा से सिद्ध कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया। ठीक है, और यहाँ पे गॉस परिमेय किसी गोले के लिए होता है, यानी कि बंद परिबद्ध के लिए, क्लोज बॉडी के लिए। ठीक है, तो चलिए तो एरिया और क्या, एरिया और किसका, एरिया और सतहीय क्षेत्रफल। तो चलिए इस पर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा ए और डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस आ जाता है, कॉस थीटा। फिर आगे जो ही बढ़िएगा, एक मिनट थोड़ा सा PDF को आगे बढ़ा लीजिए। हाँ, जो ही आप आगे बढ़िएगा तो ए कॉस थीटा, और जो होता है दोनों के बीच कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा भाई, कॉस 90 कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 90 का मान 1 हो जाएगा, तो उसको वहाँ पे ये बच गया आपका। तो का एक फार्मूला होता है किस चार्ज के लिए, कोई चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए, तो KQ/R², यानी कि यहाँ से का वैल्यू रख देंगे KQ/R²। ठीक है, KQ/R²। और एरिया क्या यहाँ से निकल के चलेगा, गोला का एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4/4πr²। ठीक है, और यहाँ से K का मान कितना होता है, यदि बात करें तो K बराबर क्या होता है, 1/4πε0। तो वहीं यहाँ पे हम क्या रख दिए हैं, वैल्यू रख दीजिएगा K की जगह पे और काटिएगा तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, और काट कूट करिएगा तो इतना आ जाएगा। वहीं यहीं आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि गॉस का परिमेय Q/एप्सिलॉन नॉट सत्यापित हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब कह रहा है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहाँ पे बात कर दिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इसको करते हैं। अच्छी बात है भाई, जितने भी VVI क्वेश्चन हम सबको कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल बिना बात किए हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले
कह रहा है कि यदि दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश को न्यूनतम दूरी पे रख देते हैं तो वह एक सिस्टम बनाता है जिसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो वह एक सिस्टम बनाता है, इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब कह रहा है कि दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को एक न्यूनतम दूरी पर रख देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम अगर चर्चा करें तो यहाँ पे अगर +5 कूलम्ब आवेश रख रहे हैं तो यहाँ पे -5 कूलम्ब आवेश को एकदम मिनिमम दूरी पर रख देते हैं, न्यूनतम दूरी पर रख देते हैं। ठीक है, और न्यूनतम दूरी पर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में से मान लीजिए यहाँ ये इसके और इसके बीच की दूरी अगर मान लेते इसके और इसके बीच की दूरी L है और इसके और इसके बीच की दूरी L है, तो दोनों कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो वहीं कर रहे तो एक सिस्टम बनाता है, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 5 कूलम्ब रख दिया, यहाँ पे -5 रख दिया, तो सब मिलकर एक सिस्टम बनाएगा। और इस सिस्टम की प्रबलता को, स्ट्रेंथ, कितना मजबूती से इस सिस्टम बना हुआ है, कितना मजबूत बना हुआ है, इसकी मजबूती को यानी कि इस प्रबलता को ज्ञात करने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला हो जाता है, बन के आता है, फार्मूला क्या बन के आता है कि P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि P बराबर Q इंटू P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि आवेश में किससे गुणा कर देते हैं, दूरी से। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, चार्ज में और दूरी में गुणा करते कूलम्ब इंटू मीटर हो जाएगा। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा है, कूलम्ब इंटू मीटर किसका मात्रक, कूलम्ब इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, यानी कूलम्ब इंटू मीटर किसका मात्रक होता है भाई साहब, तो कूलम्ब इंटू मीटर विद्युत द्विध्रुव का होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अपेक्षित विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अपेक्षित विद्युत सीधे आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम बनाने का प्रयास करते हैं इसका परिभाषा। ठीक है, अब देखो ई जो एम होता है, ई नॉट होता है, तो ई एम होता है माध्यम में विद्युतशीलता, और नॉट हो गया, नॉट एम से मीडियम याद कर लें, माध्यम, और ई नॉट मतलब निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, तो इस यहीं से आप बना लीजिएगा, तब क्या कहिएगा, माध्यम में विद्युतशीलता, यानी कि माध्यम में विद्युतशीलता, मीडियम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता, वैक्यूम में होता है, निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है, कौन सी, अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युतशीलता का जो परिभाषा हो जाएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, विद्युतशीलता यानी कि क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। इसे ER से सूचित किया जाता है, और ना ही इसका SI मात्रक होता है और ना ही इसकी बीमा होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको डील कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और याद करके जाइएगा। क्या होता है कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ऐसे पूछ देता है कि ऐसी भौतिक राशि का नाम बताएं जिसका कोई नो यूनिट और नो डायमेंशन। ठीक है, नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन वाला में आ जाता है, तो इसका ना ही कोई मात्रक होता है, ना ही बीमा होता है। ठीक है, चलिए अब कूलम्ब के नियम पे बात करते हैं। कूलम्ब के नियम को थोड़ा सा परिचर्चा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +5 कूलम्ब है, यहाँ पे -5 है, तो दोनों एक दूसरे को कौन सा आकर्षण का बल लगाएगा ना जी, तो कितना मजबूती से एक दूसरे को खींचेगा। इसी बल को निकालने के लिए हम कूलम्ब का नियम आया, और कूलम्ब का नियम इसी पे परिभाषित हुआ। तो चलिए वही बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप परिभाषा से ही बना सकते हो, फार्मूला से ही परिभाषा बना सकते हो। चलिए सीधे पढ़ते हैं। बात करें कूलम्ब के नियम से, दो आवेशों के बीच लगने वाला, बताए ना पहले, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम कौन सा बल कहते हैं, कूलम्ब के नियम कहते हैं। इन जो नियम दिए थे कूलम्ब दिए थे, इसीलिए इनको कूलम्ब का नियम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आवेश है भाई साहब, तो 2 आवेश है, तो दोनों को किसके समानुपाती हो गया, बल के समानुपाती हो गया। R मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, तो चार्ज के बीच के डिस्टेंस हो गया, यही चार्ज के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब फोर्स। ठीक है, तो चलिए, तो इसको कंबाइन जब करिएगा, आप यहाँ पे कंबाइन करिएगा, तो फार्मूला बन के F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर वहीं पे हम चर्चा करें, एक मिनट, अगर वहीं चर्चा करें हम, ठीक है,
तो वहीं चार्ज ए बराबर के क्यू जो कि के का मान पहले ही बताए थे आप लोगों को कि 1/4πε0 होता है, तो इसको के की जगह आप लिख दे, बाकी यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये जो होता है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा हम विस्थापित करें, ये तो हाँ अच्छा यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, अब बात करें जैसे इसका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन जो निर्वात में विद्युतशीलता होता है, एप्सिलॉन का 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो मात्रक भी देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है मात्रक इसका। ठीक है, फिर से अगर बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है, आप इसको देख लीजिए। जैसे Q1 चार्ज, Q1 Q2 चार्ज है, और ठीक है, और के का वैल्यू भी आप एक बार देख लीजिएगा। के का जो मान होता है 9 × 10 के पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है, के का जो मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। के कांस्टेंट होता है जिसका मान 9 × 10 के पावर 9 होता है। अब कह रहे हैं ये जो कूलम्ब का नियम है इसकी सीमाएं क्या होती है, मैंने कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, कूलम्ब की जो नियम होती है तो उसकी व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो वहीं बात कर रहे थे। कूलम्ब का जो नियम की सीमाएं होती है यह केवल तभी काम करता है, कूलम्ब के नियम छोटे आवेश पर ही लागू, जैसे मान लो कि माइक्रो कूलम्ब ऐसे के लिए लागू होता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे 1,00,000 कूलम्ब इधर रख दीजिए, 1,00,000 कूलम्ब इधर, फैराड इधर 1,00,000 फैराड इधर रख दीजिए, इसके लिए मतलब कूलम्ब लागू नहीं करता है। ठीक है, कूलम्ब का नियम नहीं काम कर पाता है। यह नियम तभी काम करता है जब दो आवेश पर ही लागू होता है। ठीक है, मतलब 2 को आवेश रहेगा तभी काम करेगा। चलिए तीसरे पर, यह नियम तभी काम करता है जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, काफ़ी कम हो, बहुत न्यूनतम। ये नहीं कि एगो इंडिया में हो तो एगो पाकिस्तान में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए कि चार पास में रहेगा तभी जाके नियम काम, मान लीजिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, इनको दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इन्हीं की एगो इंडिया तो एक पाकिस्तान, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। चलिए अब कह रहा है अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो समझ लीजिए भाई, सब नहीं समझते हैं तो अध्यारोपण जो होता है ना कि बहुत सारा फोर्स अप्लाई होता है ना, वहाँ पे काम करता है। ठीक है, सीधी बात है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि को जोड़ते हैं, मतलब मान लीजिए 3 4 5 6 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि को जोड़ते हैं, तब हम अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि यदि किसी भौतिक राशि पर आवेश एक से अधिक बल कार्य करता है तो कुल बल ज्ञात करने के लिए हम सदिश योग का नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अर्थात इस बात का यह अर्थ हुआ कि मान लीजिए आपको कोई मान लीजिए यहीं पे मान लीजिए कोई चार्ज बना दिए, अब इधर से भी एक आवेश पे 22 इधर भी कोई बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है। एक मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट भाई साहब। ठीक है, बल लग रहा है तो उस सभी बल को कैसे निकालिएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए अब आइए, यह भी आ जाता है 5 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और बहुत बार 5 नंबर में पूछे भी गए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि बायो-सावर्ट लॉ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बायो-सावर्ट के नियम से ये आप क्या समझते हो, तो चलिए समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आप इसको लिख भी लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। कह रहा है बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में किसी बिंदु पर, यानी कि मान लो बायो-सावर्ट नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, कि कोई भी मान लो कि कोई चुंबक है अराउंड, यानी चुंबक के पास में कितना चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूती से बना हुआ है, उसी बायो-सावर्ट लॉ से वही हम निकालते हैं। ठीक है, तो यह नियम निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे अगर पहला बात क्या हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है, यह जो चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है भाई, धारा के दिशा के समानुपाती होता है। यानी कि ये किसके समानुपाती होता है, आई के, तो लिख दिए एक रिलेशन, बाद में याद रखिएगा, बाद में हम कंबाइन करेंगे। फिर दूसरी बात पर ध्यान देते हैं हम कि तार की जो लंबाई बढ़ाते हैं, अर्थात कि तार की लंबाई बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाती है। मान लीजिए तार है और इसकी लंबाई जितना बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की भी मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात बी का मान एल का मान बढ़ेगा तो बी का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। रिलेशन याद रखिए, लास्ट में कंबाइन करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता तार की लंबाई
से और बिंदु से खींची गई रेखा के बीच के कोण अर्थात के समानुपाती, यानी कि उनके चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो होता है ना किसके समानुपाती होता है, उनके एंगल जो कोण बनता है जहाँ से बिंदु खींची गई है उसके भी समानुपाती होता है। ये फिर से कह दूँ कि सभी चीज़ों को याद रखिएगा, लास्ट में कंबाइन किया जाएगा फार्मूला बन के आएगा, यही जब पूरा लिखिएगा तो 5 नंबर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिर अगला बात पर चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होता है बिंदु से चालक तार पर खींची गई रेखा के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिंदु के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सभी को आप कंबाइन जो ही करिएगा, सभी को आप जो ही कंबाइन करिएगा, जैसे इतना ही हो पा रहा है। ठीक है, तो जब कंबाइन करिएगा तो आपको यही फार्मूला मिल जाएगा और यही जो फार्मूला मिलेगा इससे आप अपना काम आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो यही होता है अपन लोग का बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, जहाँ पे कौन क्या है सारी चीज़ों को लिख दिया गया, मेंशन कर दिया गया। अब कह रहा है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। चलिए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम थोड़ा सा ये एक मिनट थोड़ा सा PDF में छूट गया, हम करा देते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। तब तक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है किरचॉफ का नियम को लिखे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं हम फिर लास्ट में करा देंगे। ठीक है, किरचॉफ का नियम लिखे, तो कह रहा है किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, VVI चाहे आप बिहार बोर्ड हो या UP बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो। ठीक है, और युगांडा बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, पाकिस्तान बोर्ड हो, अफगानिस्तान बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किरचॉफ का नियम होता है, किरचॉफ का 2 नियम होता है। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम को हम संधि नियम भी कहते हैं। किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना शून्य होता है। मान लीजिए अगर बात करें कि यहाँ पे कोई एक, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे पॉइंट बना दिए, इधर से भी धारा आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, इधर से भी धारा आ रहा है, 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 और इधर से क्या हो गया निकल जा रहा है। तो एक मिनट किया भाई साहब, कहीं को ऐसा करता जी। ठीक है, मान लीजिए इधर से धारा है, इधर से धारा है, इधर से धारा है, इधर से धारा है, और इधर से होकर क्या हो जा रहा है, धारा निकल जा रहा है। तो वही कह रहा है कि किस किरचॉफ का नियम से हमें यह मालूम चलता है कि किसी धारा पे आने वाला, मान लीजिए यहाँ पे धारा रुका ही नहीं, यहाँ पे कुछ रुकता तब ना, तो वही कह रहा है कि किसी संधि पे, इसको संधि मान लिया, जंक्शन जैसे ट्रेन आती है, जितना संधि पे धारा आता है उतना ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो बताइए यहाँ पे धारा रुका ही नहीं, तो बीजगणितीय योग यहाँ पे तो शून्य न होगा, इसीलिए तो प्रथम नियम से हमें मालूम चलता है कि किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। समेशन I बराबर क्या हो जाता है 0, किस पे, किसी संधि पे। ठीक है, थोड़ा सा चलिए, अब बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है, इसे मोबाइल पे पढ़ाई नहीं, अब चूँकि आपको ज़रूरी है तो इसलिए हमको कराना तो पड़ता ही है, और अपने पास स्मार्ट बोर्ड की तो ऐसी फिलहाल व्यवस्था नहीं है कि आपको कराया जाए, तो इसीलिए सॉरी इसके लिए। चलिए, तो वही कह रहा है किरचॉफ के अनुसार संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक होती है, संधि से दूर जाने वाली ऋणात्मक होती है, अर्थात इस संधि में आने वाली धारा का कुल योग संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होता है। वही चीज़ सारी बातों को लिखा गया है, आपको ज़्यादा ध्यान दें, गरज भर की बातों को लिख लेना, याद कर लेना। हाँ, एक और गरज की बात है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा था, खूब पूछा जाता है, भरपेट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपके यहाँ से समझ लीजिए, यह क्वेश्चन कहीं रहने वाला भी इस साल, तो याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कि प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित रहता है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। चलिए दूसरा नियम पे आते हैं भाई साहब। ठीक है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है या लूप लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमें यह पता चलता है कि किसी बंद परिपथ के लिए जितने वोल्टेज सप्लाई किया जाता है कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाता है। यह क्लोज सर्किट के लिए होता है, अर्थात मान लीजिए कि आप इसका कहना है कि कुल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, कुल वोल्टेज सप्लाई जो होता है, कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। मान लीजिए कि कोई परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें अगर 10 वोल्ट आप
धारा दे रहे हैं तो वोल्टेज अगर मिला तो 10 वोल्टेज अगर फिर जाके वो बैटरी बैठ गया तो यानी कि कुल वोल्टेज कहाँ चल गया, ड्रॉप हो गया, यानी खपत हो गया उस वोल्टेज का। तो वहीं कह रहा कुल सप्लाई वोल्टेज होता है वोल्टेज क्षय जो क्षय खत्म हो गया उसके बराबर होता है। यही होता है किरचॉफ के दूसरा नियम, ठीक है। और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है, इसे लूप लॉ भी कहा जाता है। याद रख लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रतिरोध क्या होता है भाई साहब। तो कोई बात नहीं, जान लेते हैं प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। ये तो सबको मालूम होता है कि धारा का क्या करता है, ये विरोध करता है। प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जिससे उस धारा में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे किसे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। यह सबको मालूम होगा। जो आर की फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला देख लीजिए। आर का दो फॉर्मूला है, आर बराबर V बटा आर बराबर रो L बाई। ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। और प्रतिरोधकता भी यही होता है। तो देखिए प्रतिरोधकता के लिए एक बात हम बता दें आपको कि प्रतिरोधकता से आप क्या समझिएगा कि कितना तेजी से कितना मजबूती से धारा को विरोध कर रहा है, वही प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं प्रतिरोधकता। अगर किसी चालक में प्रतिरोधक क्षमता उस चालक के प्रतिरोध होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर अनुप्रस्थ 1 काट क्षेत्रफल 1 मीटर यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिनट हो जाता है, तो इसे रो से सूचित करते हैं। यानी कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर हो जाए और धारा भी कितना लंबाई भी कितना हो जाए 1 हो जाए, तो जो आपका यहाँ पे प्रतिरोध है किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा इसको। इसका जो मात्रक होता है, कई बार पूछा हुआ है, मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम के नियम से क्या समझते हैं, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं और किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं और ओम का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है। चल भाई साहब पढ़ लिया जाए। तो ओम का नियम जो होता है भाई, ओम का नियम किसी मतलब कि यह क्या कहता है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। ओम का नियम के अनुसार किसी भी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उतना ही धारा क्या होगा, बहेगा उसमें, ठीक है, फ्लो करेगा। यानी कि लेकिन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब नियत तापमान पर ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। और यह घटना कब होती है, जब टेम्परेचर क्या हो, एक बराबर हो, नियत हो, फिक्स हो, ठीक है, तब जाके आपका क्या होता है, यह बात लागू होता है। यानी कि V बराबर IR, ठीक है। तब एक R यहाँ पे क्या आ गया, R कांस्टेंट के रूप में। तो ओम का नियम अब बात कर लेते हैं कि निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो ओम का नियम तभी काम करता है जब प्रतिरोध निश्चित रहे, ठीक है। यानी कि क्या रेसिस्टेंस फिक्स रहा है, ये नहीं कि बढ़ घट रहा है। चलिए दूसरी बात पे आए कि ओम का नियम सभी अर्धचालक पदार्थों पे लागू नहीं करता है, सेमी कंडक्टर पे लागू नहीं होता ओम का नियम। जैसे हो गया जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस सब पे लागू नहीं करता ओम। अब कह रहा है ओम का नियम गैसीय पदार्थों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ओम का नियम गैसीय पदार्थों पर भी लागू नहीं होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस दिन बाद याद रख लीजिएगा कि ओम का नियम और सेमी कंडक्टर पे काम नहीं करता है, गैसियस पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है। तभी काम करता है जब तापमान क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी फिक्स हो, नियत हो। और तो वही सारी चीज़ों पर ध्यान दे लीजिएगा। चलिए फिर से आते हैं बाबू अपने किस पे कि हम लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों माना जाता है। चूँकि जानते हो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अधिक होने के कारण लाल रंग को हम खतरे का सूचक मानते हैं। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण व्यक्ति को दूर से ही दिखाई देता है, जिससे दुर्घटना से आदमी क्या हो जाता है, बच जाता है। मान लो कोई ट्रेन चालक ट्रेन लेके आ रहा है और उसको लाल रंग दूर से ही दिखाई दे जाए, लाल रंग दूर से ही दिख जाता है। यही कारण होता है कि आदमी खतरा का सूचक लगा देता है। आप लोग देखते हैं गड्ढा वड्ढा रहता है गाँव में, तो वहाँ पे लोग लाल झंडी टांग देते हैं ताकि लोग को दूर से ही दिख जाए और आदमी घटना होने से क्या हो जाए, बच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब कह रहा है AC धारा और DC धारा में
अंतर स्पष्ट करें। तो इजी बात है भाई। एसी धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, एसी धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होते रहता है, बदलते रहता है, लेकिन दिशा परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए दूसर का जो कह रहा है कि एसी में विद्युत लेपन और बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं होती, यानी डायरेक्ट आप मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते एसी से। और जो आपको कहिएगा कि चार्जर से तो होता है सर, लेकिन चार्जर में क्या करता है, चार्जर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा रहता है और वो क्या करता है, अल्टरनेटिव करंट को डीसी में बदल देता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका मोबाइल चार्ज होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, एसी को दूर तक भेजा जा सकता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, लेकिन डीसी में चार्जिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। डीसी को दूर तक नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या लिखे, गुण लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या लिखे, गुण लिखे। ठीक है, चलिए आते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। देखिए सारी चीज़ें वही हैं भाई। पहले तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपको नहीं दिखती है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो पहले क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिखते तो काल्पनिक होती है। चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, जैसे जैसे आपका विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं थी वैसे ही भी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव पर प्रबल होती है। मान लीजिए ध्रुव का अर्थ हुआ कि यहाँ पे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल बना देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से इधर निकल रहा है तो यहाँ पे बहुत घना रहता है, जहाँ से इसको ध्रुव बोला जाता है दोनों को। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, अधिक प्रबल होती है। ठीक है, अब कह रहा अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, तो चलो बताते हैं इसको। अनुगमन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको कह रहा है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को विद्युत क्षेत्र औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न हो तो उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग कहते हैं। याद रखिएगा कि किसी क्या हो गया, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग विद्युत क्षेत्र धारा के द्वारा उत्पन्न हो तो उस अनुगमन वेग कहते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हो जाता है वी बराबर आई बाई एन ई ए। आई बराबर आई वी बराबर आई बट्टा एन ई ए, चाहे वी बराबर ई ए। ठीक है, ई ए एम टाउ। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी होता है याद रखने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको याद रखना है तो क्या रखिएगा, इसको कैसे याद रखिए, वी बराबर ए वीरेंद्र मतलब विश्राम, टी से होता है विश्रांति काल। सारी चीज़ें लिख दी गई है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है अब सेल क्या है भाई, सेल क्या है। ठीक है, सेल क्या है, तो कोई बात नहीं, सेल पे चर्चा करते हैं। तो अच्छी बात है, सेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा सेल वह युक्ति होता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने का काम करता है। परिपथ में उन आवेशों के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, और सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि सेल मतलब यार बैटरी समझ लो ना, घर की बैटरी। मान लो यहाँ पे बैटरी घर का, या क्या करता है कि जब जोड़ दीजिएगा तो बल्ब को जला के रखता है। बल्ब जलेगा कब भाई, जब इसमें विभवांतर बना रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा। और यह क्या करता है, जो बैटरी होती है सेल, वो क्या करती है कि अपने अंदर के केमिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, विद्युतीय इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही सारी चीज़ें लिख देनी होती है, इजी चीज़ पूछी जाती है। अब चलिए चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन ऐसे हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम फिर करा देंगे लास्ट में। थोड़ा सा पीडीएफ का अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया है। चलिए फिर से आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि आवेश घनत्व क्या है। हालांकि हम यह क्वेश्चन मुझे लगता है करा दिए हैं, जाके शुरू में ही कराए, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यह सब क्वेश्चन करा दिए, विद्युत क्षेत्र आवेश संरक्षण के सिद्धांत, रिपीट हो गया क्वेश्चन। और दो समान बिंदुओं के कारण विद्युत बल लिखाई, ये दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिए और ये सारी देख लीजिएगा एक बार याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, माने विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसमें परावैद्युत अपनी कुचालकता खोए बिना, ठीक है, जिसमें परावैद्युत अपनी कुचालकता खोए बिना
बिना सहन कर सकती है परावैद्युत शक्ति कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होता है? अपेक्षित परावैद्युतांक रिलेटिव यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है? तो कह रहा है कि दो आवेशों के बीच माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम करा भी दिए, देख लीजिएगा आप लोग, इसे केव से भी सूचित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात पे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। पहले ही बता दिए थे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का जवाब मिला कि यदि दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश को न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है तो एक सिस्टम बनाता है। सिस्टम की मजबूती को ज्ञात करने के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, सब करा दिए, कूलम पर मीटर होता है। थोड़ा सा इसमें इधर वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा डीपली लिख दी गई है। ठीक है, इसकी दिशा की बात करें, इसके डायरेक्शन किधर से होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। और चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर होता है? प्लस से माइनस। लेकिन विद्युतीय द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होती है? तो याद रखिएगा, जो इसका कौन सी सीजीएस मात्रक होता है, डाइव होता है। और एक यह वैल्यू कई बार पूछा गया है, एक डाइव में कितना कूलम मीटर होता है? तो एक डाइव में 3.3 × 10 के पावर -31 कूलम मीटर होता है। अब कह रहा है विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करा दिया गया। हाँ, आइए, और धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं समविभवी सतह को परिभाषित करें। चलिए, ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि धारावाही चालक में विद्युत तीव्रता और समविभवी सतह को परिभाषित करें। तो कह रहा है कि धारावाही चालक में आवेश न तो क्षय होता है और ना ही प्राप्ति होता है और ना ही प्राप्ति, इसीलिए धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होगी। और जबकि समविभवी, नामे में आंसर छिपा है यार। ठीक है, समविभवी यानी कि समान विभव, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव। तो समविभवी वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अब करें आवेश के दो मौलिक गुण लिखे, जो कि पहले ही करा दिया गया है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को पहले भी करा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, न्यूटन, इसका मात्रक देख लीजिए, न्यूटन मीटर। विद्युत फ्लक्स नहीं कराए हम, नहीं करा दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, यह क्वेश्चन देख लीजिए, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा लिखें। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन, कूलम बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी बीमा क्या होती है? तो इसको याद रख लीजिए, एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी और ए के पावर -2। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है किसी गॉसीय सतह क्यू परिभाषित करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसको देख लीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है। आंसर इसका दिया गया है, किसी भी गॉसीय पृष्ठ पे Q और +Q और -Q आवेश है तो पृष्ठ पे परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करें। अरे कोई बात नहीं, विद्युत फ्लक्स की गणना करना तो Q टोटल आवेश में किससे भाग दे देंगे? ये एप्सिलॉन नॉट से। देखिए यहाँ पे आवेश का वैल्यू कितना दिया था। ठीक है, -Q + 2Q -Q सब कुल आवेश हो गया, एप्सिलॉन नॉट से भाग दीजिए, सब 0 हो जाएगा। और सब 0 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ है। अब किसी चालक की चालकता को क्या करिए? परिभाषित करिए। किसी चालक की चालकता को क्या करना है आपको? यहाँ पे परिभाषित करना है। तो कोई दिक्कत नहीं। चालकता का अर्थ होता है कि उस कितना बढ़िया से वो आसानी से विद्युत धारा को चालन करने देगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किसी चालक में इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं। C बराबर आवेश बट्टा विभवांतर हो जाता है। ठीक है, चलिए, और इसका जो क्या होता है, धारिता क्या होती है कि मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। अर्थात इस चीज़ को आप कैसे याद रखिएगा
किसी चालक की इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, धारिता कहा जाता है, नहीं कैपेसिटेंस। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, चार्ज को जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको स्टोर करने की क्षमता को हम जो कहते हैं धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अब कह रहा है संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि जो आपका पंखे के पीछे लगा रहता है, चाहे छत पंखा हो चाहे टेबल फैन हो, उसमें कैपेसिटर लगा होगा जिसको कंडेंसर भी बोला जाता है, तो वो किस किस बात पर निर्भर करता है। चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह चालक के आकार पर निर्भर करता है, यह अपने आसपास के माध्यम पर भी निर्भर करता है, और यह आकृति पर भी निर्भर करता है। फिर से यह चालक के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है, यह आसपास के प्रकृति पर भी निर्भर, माध्यम के पर भी निर्भर करता है और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो अभी कूलम के नियम की सीमाएं पूछ रहा है, जो कि आपको पहले ही करा दिया गया है, ठीक है। चलिए, अध्यारोपण का भी सिद्धांत करा दिया, विद्युत बल लिखा है, उनके गुण लिखे, ये सब करा दिया गया, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है, विद्युत बल लिखा होगा, जो कि वही एक दूसरे को नहीं काटते, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं सारी। अब गॉस का परिमेय भी कराए हैं आपको, ठीक है, जो कि Q/ε0 सिद्ध हुआ है। गॉस के परिमेय से कूलम का नियम प्राप्त करें, और इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार ध्यान से, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे संधारित्र क्या है, ठीक है, संधारित्र क्या है। तो चलिए, यह एक विद्युतीय यंत्र होता है जो आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, एकत्रित कर, वही बताया पंखा को संधारित्र कैपेसिटर होता है ना, वही बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला आता है C=ε0A/d होता है। क्या फॉर्मूला होता है, C=ε0A/d होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रयोग हम विभवांतर मापने के लिए करते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, इसका आदर्श प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है, याद रखना कि वोल्ट मीटर का प्रयोग हम विभवांतर मापने के लिए करते हैं। वोल्ट मीटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। अब कह रहा है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध का मान कितना होता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ग्लिच है, हम आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, हम क्लियर करा देते, तब तक वीडियो खत्म होते थे।